गांव की सीमा पर एक पुराना तालाब था। उस तालाब को लेकर कई कहानियां थी, लेकिन कोई उन्हें सच नहीं मानता था। कहते हैं उस तालाब के किनारे रात के समय एक औरत आती है, लाल आंखों वाली, खून से सना हुआ मुंह, बिखरे बाल और पैर उल्टे। लोग उसे रक्त पिशाचिनी कहते हैं। वो किसी को भी देख ले तो उसकी आत्मा खींच लेती है। गांव के लड़के उस तालाब के पास कभी नहीं जाते थे, खासकर रात के समय। पर एक रात 3 दोस्त राजीव, विशाल और करण ने हिम्मत की। कुछ नहीं है वहां, सब बकवास है, राजीव ने कहा था। एक रात चलकर देख लेते हैं, फिर सबको बताएंगे कि डरने की कोई बात नहीं, विशाल बोला। करण थोड़ा डर रहा था, लेकिन दोस्तों के कहने पर मान गया। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर तालाब की ओर चल दिए। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। चुप्पी ऐसी कि पत्तों की सरसराहट भी कान फाड़ रही थी। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो देखा कि पानी में हल्की हल्की तरंगे उठ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें छलांग लगाई हो। ये आवाज कैसी थी? करण ने घबराते हुए पूछा। राजीव ने कहा, कुछ नहीं, शायद कोई मेंढक होगा। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। तीनों चौंक गए। बैटरी चली गई। विशाल बोला, सबकी एक साथ। करण की आवाज कांप रही थी। तभी पानी से आवाज आई, तुम आ ही गए। आवाज धीमी थी, पर किसी औरत की थी, एकदम ठंडी और डरावनी। तालाब के बीचों बीच कुछ उभरा एक चेहरा, औरत का चेहरा। आंखें खून से लाल, होठों से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी। तीनों चीखने लगे और भागने लगे, लेकिन करण भाग नहीं पाया। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। पिशाचिनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तू बहुत समय से आया नहीं, अब गया कहीं नहीं। राजीव और विशाल पीछे मुड़कर देख रहे थे। करण की चीख गूंज रही थी और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। करण लापता था। तालाब के पास खून के निशान थे और मिट्टी में खींचने के निशान। राजीव और विशाल को पुलिस ने बहुत पूछा, लेकिन वे कुछ बता नहीं पाए। कुछ दिन बाद विशाल अकेले अपने खेत की ओर जा रहा था। सूरज डूब रहा था। तभी उसने तालाब की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था, लाल साड़ी में, बिखरे बाल और नजरें सीधी विशाल पर। वो भागा, लेकिन घर नहीं पहुंच सका। उसका शव तालाब के पास मिला, चेहरा नीला, आंखें खुली हुई और दिल गायब। गांव में अब सब समझ गए थे, रक्त पिशाचिनी लौट आई है। राजीव को अब नींद नहीं आती थी। सपनों में वही चेहरा आता, वही खून से सना हुआ मुंह। एक रात उसने ठान लिया, अब और नहीं। वो गांव के बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, वो आत्मा नहीं है, श्रापित दानवी है। उसे रोका नहीं गया तो पूरे गांव का विनाश करेगी। क्या करूं मैं? राजीव ने पूछा। एक आखिरी उपाय है, लेकिन तू बचेगा नहीं। राजीव ने हामी भरी। अगली रात वो अकेला गया तालाब की ओर। हाथ में बाबा से लिया हुआ तांत्रिक ताबीज और लाल सिंदूर से बना एक चक्र। रक्त पिशाचिनी पहले से वहां थी। अब बारी तेरी है, वो बोली। राजीव ने चक्र बनाया और मंत्र बोलना शुरू किया। रक्त पिशाचिनी चीखने लगी। उसका रूप बदलने लगा। अब वो आधा जलती हुई औरत लग रही थी, आधा कंकाल। तू नहीं जानता कि मैंने क्या खोया है, वो चिल्लाई। मैं जानता हूं, लेकिन तुझे अब और लोगों की जान लेने का हक नहीं, राजीव बोला। चक्र के बीच उसकी आत्मा कैद हो गई, लेकिन उसी पल राजीव की सांसें रुक गई। अगले दिन गांव के लोग तालाब के पास गए। वहां एक जल चुका ताबीज पड़ा था और एक लड़के का शव, पर रक्त पिशाचिनी नहीं थी। गांव में अब शांति थी, लेकिन हर पूर्णिमा की रात तालाब से किसी और
गांव में अब कुछ महीने बीत चुके थे। तालाब के पास जाना तो दूर, लोग उस ओर देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस सो जाता है। राजीव की बलि के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। पूर्णिमा की रात एक बार फिर आई। आसमान में लालिमा थी, हवा में सन्नाटा और कुत्तों के भौंकने की आवाजें, जैसे कोई अनजानी चीज फिर से वापस आ रही हो। उस रात गांव की विधवा महिला गीता देवी अपने खेत से लौट रही थी। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, पेड़ की डाली से कुछ गिरा, एक लाल साड़ी का टुकड़ा। गीता देवी झुककर उसे उठाने ही वाली थी कि किसी ने उनकी गर्दन के पीछे फूंक मारी। उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक खुशबू थी, सड़ी हुई लाश की। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर किसी चीज में फंस गया। अचानक जमीन फटने लगी और वहां से वही रक्त पिशाचिनी बाहर निकली, इस बार और भी ज्यादा विकराल और ज्यादा भूखी। राजीव ने मुझे बांधा था, लेकिन अब मैं मुक्त हूं और मुझे खाना चाहिए। गीता देवी की चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन जब लोग भागकर वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ उनकी चप्पलें और एक लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। अगले दिन गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। अब बहुत हो गया, हमें कोई उपाय करना होगा, उन्होंने कहा। तभी गांव में एक नया आदमी आया। नाम था डॉक्टर समर चौहान। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, जिसने देश भर में कई भूत प्रेत के मामले सुलझाए थे। मुझे उस तालाब की कहानी बताइए, उसने कहा। बुजुर्गों ने बताया, 100 साल पहले इसी गांव में एक औरत थी, रमा। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे शादी करने के लिए बहुत से लोग पागल हो गए थे। जब उसने ठाकुर के बेटे से शादी करने से मना किया, तो उसे झूठे आरोप में डायन कहकर जिंदा जला दिया गया। मरने से पहले उसने कसम खाई, मैं लौटूंगी और सबका खून पीऊंगी। उसकी आत्मा ने एक शपथ ली थी और वो शपथ अब पूरी हो रही थी। डॉक्टर समर ने कहा, यह आत्मा पिशाचिनी बन चुकी है, अब वो इंसानी नहीं रही। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा। क्या करना होगा? सरपंच ने पूछा। उसकी हड्डियां अब भी इसी गांव में कहीं हैं। जब तक उन्हें अग्नि नहीं दी जाती, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। डॉक्टर समर ने रात में खुदाई शुरू की। एक पुराने कुएं के पास उसे राख और कुछ हड्डियां मिली, लाल सिंदूर से सनी हुई, जैसे किसी ने बलिदान चढ़ाया हो। जैसे ही उसने उन्हें हाथ में लिया, हवा ठंडी हो गई और एक औरत की चीख गूंजी, छू मत, ये मेरी है। रक्त पिशाचिनी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो केवल दिखी नहीं, उसने हमला किया। डॉक्टर समर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हड्डियों पर गंगाजल छिड़का और वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया। पिशाचिनी तड़पने लगी, उसका शरीर जलने लगा। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं उस अन्याय की आग हूं जो तुम सबने भड़काई थी। तभी एक औरत वहां आई, गीता देवी की बेटी राधा। उसने अपनी मां की चुन्नी को जलाकर हड्डियों के साथ रख दिया। मां की आत्मा को तुम्हारे कारण शांति नहीं मिली, अब तुझे भी नहीं मिलेगी। चिता जल उठी और साथ ही पिशाचिनी की चीखें गूंजने लगी। मैं लौटूंगी जब भी कोई औरत अन्याय से मारी जाएगी, मैं लौटूंगी। आग की लपटें बढ़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ साल बाद एक नई लड़की रीमा गांव में अपनी दादी के घर आई थी। रात को उसने सपना देखा, एक औरत लाल साड़ी में, आंखें जलती हुई। वो बोली, तेरा खून मेरे भीतर बहता है, तू मेरी अगली कड़ी है। रीमा ने आंखें खोली। उसकी हथेली पर सिंदूर का एक चिन्ह था और कमरे में पीपल के पत्ते बिखरे पड़े थे।